हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 15 जून की प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और समझते हैं उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं आज के की न्यूज हेडलाइंस में जो है एक जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रांस विजिट से जुड़ी हुई, मैक्रॉन के साथ जो उनकी मीटिंग हुई जो फ्रांस प्रेसिडेंट है, और वहां पर जो भारत और फ्रांस के रिलेशंस को आगे ले जाने की बात हुई है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी, आप देखो ईरान ने क्वेश्चन किया है यूएस को कि भाई आपके साथ हम डील करना चाह रहे हैं, पीस डील, और उसी टाइम में इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें पहले समझनी पड़ेंगी कि ये फ्रांस का क्या चक्कर है, इंडिया फ्रांस रिलेशंस क्यों स्पेशल है। तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को अगर आप देखो तो उसके कई सारे डायमेंशंस हैं। इस आर्टिकल में वैसे उतनी डिटेल में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इतना बताया कि हम लोग जो अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसका नाम हमने अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रख दिया है, जो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो दिखाता है कि कैसे फ्रांस और इंडिया के बीच में रिलेशंस बड़े लेवल पे, होलिस्टिक लेवल पे और ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए हैं। यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आखिरकार क्यों इसे ग्लोबल, क्यों इसे स्पेशल और स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है। इसको ग्लोबल और स्पेशल कहने के कई कारण हैं कि फ्रांस कई एरियाज में आज इंडिया का पार्टनर बन चुका है, चाहे वो डिफेंस हो, जहां पर ट्रेडिशनली हमारा पार्टनर रशिया हुआ करता था। डिफेंस के सेक्टर में आप देखें तो चाहे आपके रफाल जेट्स की बात हो, चाहे मिसाइल्स की बात हो, चाहे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात हो, तो सबमरीन्स, फाइटर जेट जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हमारे साथ जो फ्रांस है वो कोलैबोरेट कर रहा है। इसके अलावा सिर्फ डिफेंस ही नहीं, एनर्जी के एरिया में भी लगातार हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। जो इंडिया में जैठापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें फ्रांस हमारा समर्थक है। इसके अलावा और थोड़ा और सोचे तो फ्रांस के बारे में आपको पता लगेगा कि हालांकि फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड बहुत कम है, सिर्फ अराउंड 16 बिलियन के आसपास का है, तो हमारा एम है कि इसको हम डबल करेंगे। तब भी ये कब रहेगा, तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है चीजों को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा जो इसको कहा जा सकता है ग्लोबल है, क्योंकि हम चाहे हम पेरिस क्लाइमेट टॉक पे जब मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, वहां भी मैक्रोन हमारे साथ थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब रिसेंटली एक बार 26 जनवरी के फंक्शन में जो बाइडन आने वाले थे और आखिरी टाइम पे जो बाइडन ने मना किया था, तो उनको रिप्लेस करते हुए मैक्रोन बड़ी जल्दी आ गए थे। वो दिखा रहा था कि कितने क्लोज टाइज हैं। और यूरोप की पहली कंट्री जिसके साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज हुए, वेस्टर्न यूरोप की पहली कंट्री, वो फ्रांस ही थी। इतना ही नहीं, जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया ने किया था 1998 में, उसके बाद तो फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ा था। तो फ्रांस के साथ हमारे सारे डायनामिक्स आपको पता होने चाहिए। स्पेस रिसर्च में इनकी जो स्पेस एजेंसी है CNES, उसके साथ हम तृष्णा पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कई डायमेंशंस हैं जो आपको इस आर्टिकल को देखते ही याद आ जाने चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। दूसरा आर्टिकल आप देखो जो इजराइल और लेबनान के ऊपर है, तो यहाँ बेसिक मैपिंग की बात है कि मान लो अगर आप देखो ये इजराइल है, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर गाजा स्ट्रिप, यहाँ है इजिप्ट, ठीक है। अब मान लो ये अगर इजराइल है तो इसके ऊपर यहाँ पर लेबनान है, ये हिस्सा लेबनान का है। लेबनान में अक्सर लेबनान के इस हिस्से पर जो साउथ का हिस्सा है, यहाँ पर बैठा रहता है एक ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्ला, जिसके साथ इनका लगातार झगड़ा होता रहता है, और इनके चक्कर में यहाँ से बमबारी दोनों के देश के बीच में होती रहती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है, तो लेबनान के सदर्न रीजन में। और इनके बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हाल में हुआ था जिसमें ये बोला कि भाई तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो। तो इजराइल इस साइड है, इजराइल का कहना है भाई सामने से हमें हिजबुल्ला वाले मारते हैं इसलिए हम बदले में मारते हैं, हिजबुल्ला वाले कहते हैं हम पर इजराइल हमले करता है इसलिए हम उसके खिलाफ हमले करते हैं। तो फैसला ये किया गया कि यहाँ पर ना एक बफर जोन बनाया गया, मतलब इतने दूर को खाली छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से इजराइल की सेना भी पीछे हट जाएगी और हिजबुल्ला के लोग भी पीछे हट जाएंगे। और ये बाउंड्री जो आपको दिख रही है इसका नाम दिया गया ब्लू लाइन। और ये ऊपर जो बाउंड्री दिख रही है इसका नाम, यहाँ एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है लितानी रिवर। तो ये फैसला किया गया लितानी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में ना ही लेबनान की फौज रहेगी, यानी ना ही हिजबुल्ला रहेगी, और ना ही वहां पर इजराइल की फोर्स घुसने की कोशिश करेगी। तो जब आमने सामने होंगे नहीं तो बमबारी होगी नहीं, ये एग्रीमेंट ढूंढा गया था। और इस बीच में कौन खड़ा रहेगा, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज, UNIFIL नाम की फोर्सेज थे जो खड़े रहेंगे, ताकि ये लोग आपस में ना टकराएं। पर इस एग्रीमेंट के होने के बाद भी कई बार ये लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, जो एक रियलिटी है। तो जरूरत है कि अब इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील लगभग साइन हो चुकी है। तो ये एक दूसरा आर्टिकल है जो रेलेवेंट है इस चीज को लेकर। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको याद हैं और इन डायमेंशंस को आप कवर करने की कोशिश करें। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आर्टिकल में ये बातें नहीं की गई हैं, पर हमें इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये सब चीजें ध्यान में सीधा आनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, तो लोकेशंस कहाँ पर हैं, कौन कौन से ग्रुप्स एक्टिव हैं। इस आर्टिकल में मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा इलाका है फ्रांस का, कहाँ कहाँ हमारे क्या पार्टनरशिप, वहां प्राइम मिनिस्टर गए क्यों हैं। तो G7 की मीटिंग भी होने वाली है। G7 के लिए स्पेशल गेस्ट की तरह भी इंडिया को बुलाया जा रहा है। तो G7 में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। कौन कौन कंट्रीज उसके अंदर आती है, जिसका एक फेमस एक एक्रोनियम है GF जूस। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड यानी कि UK, ये 7 देश इसके मेंबर है। जो बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की हुआ करती थी पहले भी, अभी भी है, पर पहले इन्हीं का बोलबाला था। तो ये इलाका है जो आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं, आपके लिए स्पेशल न्यूज है कि प्रारंभ और संकल्प प्रहार जैसे कोर्सेस जो PW आपके लिए लाता है, जिसको आप इतनी शिद्दत से इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स जो प्रतिज्ञा दिवस के दिन अनाउंस हुए, जहां बहुत भारी डिस्काउंट्स दिए गए, वो अभी भी जारी हैं और 3 दिन बचे हैं आपके पास, जिसमें आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन ऑफर्स को अवेल करने की। यहाँ पर UPSC प्रारंभ का जो बैच है, जो एक होलिस्टिक बैच है, जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू 3 की तैयारी करवाई जाती है, अभी वो आपको 1 साल एडिशनल वैलिडिटी के साथ मिलेगा 27,000 से, और इंग्लिश हिंदी तीनों माध्यमों में आपको मिल जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, जल्दी से आप चाहें तो अभी भी इसको एनरोल कर सकते हैं। 3 दिन का टाइम बचा है इस प्राइस पे आपको मिलने के लिए, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप 2027 या 28 का टाइम ले रहे हैं, तो 27 के लिए प्रहार का कोर्स है, जो अभी आपको सिर्फ 10,000 में मिल जाएगा, प्रहार और संकल्प। और ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, और इनके लिए भी आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो जल्दी जाइए, एनरोल करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन चीजों को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप इसका फायदा उठाएंगे। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है मालदीव्स के बारे में। अब इंडिया ने बोला है मालदीव्स को कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि मालदीव्स में शुरू हो चुका है मीजल्स एक बीमारी है। इससे लड़ने के लिए मालदीव्स को इंडिया सपोर्ट करने वाला है। अब देखो, मालदीव्स जो है ना, वो असल में एक ऐसी कंट्री है जो साउथ एशिया का पार्ट है, और ये इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ऐसी जगह है जहां से बहुत सारा ट्रेड और शिपिंग रूट्स पास होते हैं, तो इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। इसे कहा जाता है कि ये इंडियन ओशन का एक तरह से टोल गेट है, क्योंकि जितना भी ट्रेड मेजरली होता है वो ट्रेड इसके सामने से गुजरता है, चाहे आपको चाइना जाना है, जापान जाना है, या तो इधर से या इधर से। तो इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बार बार यहाँ चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। और मालदीव के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि हमने बहुत सालों तक इनके साथ बहुत क्लोज टाइज रखे। बीच में चाइना के घुसने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहां पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा था। तो इंडिया ने उसके बाद भी इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी न सिर्फ इनको बजटरी सपोर्ट दिया, इनको ग्रांट दिया, इनको लोकल करेंसी में सपोर्ट दी, सब कुछ दिया इनको, लेकिन इसके बाद भी रिश्ते थोड़े से गड़बड़ रहे। लेकिन रिसेंटली एक और काम इंडिया ने किया है, जहां पर मिजल्स को लेकर इनको दिक्कत थी, तो भारत ने इनको वो दवाइयां मुहैया कराई हैं। तो इंडिया ने लगभग 20,000 डोजेस भेजी हैं मीजल वैक्सीन की, ताकि मालदीव अपने इम्यूनाइजेशन कवरेज को कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा इंडिया ने 3 टन मेडिकल सप्लाईज और भी भेजे हैं, जो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इंडिया साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक में अपना जो एम है, क्या एम है इंडिया का, कब्जा करना इंडिया का एम नहीं है। इंडिया का एम है, इंडिया वांट टू इमर्ज एज अ ट्रस्टेड फर्स्ट नेबर, कि अगर आपको कोई भी शिकवा दुख हो तो आप सबसे पहले हमारी तरफ देखिए। तो वी विल बी द ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी विल बी प्रेफर्ड पार्टनर। ये भारत के लिए कहा जाता है। भारत इस रीजन में अपनी स्कीम्स या अपने जो इनिशिएटिव है, जैसे हमने महासागर लॉन्च किया, उन सब के पीछे वजह ये कि भारत ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर या प्रेफर्ड पार्टनर की भूमिका निभाना चाहता है। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, इंडिया वांट्स टू बी ट्रस्टेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इंडिया वांट्स टू प्ले द रोल ऑफ प्रेफर्ड पार्टनर इन द रीजन, ताकि हमें चाइना की जगह लोग हमें देखें, हमारी ओर आए। सो ये चीजें हैं। तो इंडिया उन भूमिकाओं को निभाना चाहता है। इसके लिए भारत के लिए ऐसे देशों को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, और हमेशा इंडिया इनको प्राथमिकता देता रहा है, अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या फिर महासागर के अंतर्गत। फिर है मिजल्स की बात। तो मिजल्स क्या है भाई? मिजल एक बहुत कंटेजियस वायरल डिजीज है, जो बच्चों में खासतौर पर ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है? क्या ये एक बैक्टीरिया है या वायरस है? तो मिजल्स असल में एक मिजल्स वायरस से फैलता है, जो कि पैरामॉक्सिविराइड फैमिली से आता है। और 5 साल के बच्चे हों या जो ऐसे इंडिविजुअल हों जिनको कि कभी इसके लिए इंजेक्शन नहीं लगे, टीके नहीं लगे, जो बच्चे नॉरिश्ड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको इन चीज़ों से खतरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कोई भी अगर खांसता है तो उससे भी स्प्रेड होता है ये, यानी ड्रॉपलेट से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, एयरबॉर्न डिजीज है। तो एक बार किसी को हो गया और आसपास कमजोर लोग हैं, तुरंत ये फैल सकता है। इसलिए इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रोका जा सकता है बाय वैक्सीनेशन, तो इसकी कोशिश की जाती है। इंडिया ने ऑलरेडी अपने देश में लगभग इसको
निकाल फेंका है। हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें लगभग 93% फर्स्ट डोज और 92% कवरेज सेकेंड डोज की मीजल वैक्सीन की मिलती है। यानी भारत में मिजल्स लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि अब लगभग सभी बच्चे जो पैदा होते हैं उनको मिजल्स की वैक्सीन मिलती है, जिससे कि वो इससे उनसे उनकी जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है उतना मजबूत हो जाता है कि इससे वो लड़ पाता है। तो इंडिया में ऑलरेडी 73% डिक्लाइन सिर्फ 24 में हमें देखी 23 के कंपैरिजन में। तो लगातार जो हमारा गोल है कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे वैक्सीनेशन से, सर्विलेंस से, हम उसकी ओर बढ़ते दिख रहे हैं। और ये दिखा रहा है एक चीज और कि इंडिया कैसे मेडिकल डिप्लोमेसी करता है इस इलाके में। जहां हमने इनको दवाइयां और ये चीजें मुहैया कराने की बात करी, क्लियरली दर्शा रहा है कैसे इंडिया इस इलाके में एक हेल्थ डिप्लोमेसी पे भी काम करता है, जो इंडिया की एक इस रीजन में इंपॉर्टेंट रोल को दर्शाता है। इसके बाद डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस कैपेबिलिटी का उदाहरण पेश किया है। कैसे? डीआरडीओ का मतलब पहले क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में डिफेंस क्षेत्र में एक स्टेट कंपनी है जो कई टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट बनाती है। इन्होंने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन की और नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज को दर्शाया 3 टेस्टों के साथ। ये क्या चीज है? देखो, आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है। अगर आप जमीन से एक मिसाइल को फायर करें, एक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी, एटमॉस्फेयर फिर नीचे गिरेगी, इस तरह से गिरती है। ये ट्रेजेक्ट्री होती है बैलिस्टिक मिसाइल की। और एक होती है क्रूज मिसाइल, जो ऐसे जाएगी फिर अपना निशाना सीधा साध के जहां जाना है वहां जाएगी। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री। अब बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि हो गया, लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गई, अक्सर इन मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे होते हैं। तो इन चीजों से रोकने के लिए आपको डिफेंस शील्ड चाहिए कि भैया हमारे पास एक डिफेंस शील्ड है, अगर कोई मिसाइल आएगी इसको हम पहले ही पहचान के उड़ा देंगे। तो इसके लिए भारत ने इसके ऊपर डीआरडीओ काम कर रहा था और इन्होंने अब एडवांस रडार सेंसर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए पहली बार एक तगड़ा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। तो ये इस तरह काम करता है कि अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसको आप ट्रैक करोगे, इंटरसेप्ट करोगे और वहां आपके पास मिसाइल से आप उसको उड़ा दोगे। तो नॉर्मली हम जिसके ऊपर रिलाई करते हैं इसके लिए, अभी वो रशिया से हमने लिया था S-400, जो बैलिस्टिक मिसाइल से आपको बचाता है। लेकिन अब हम घर में भी अपने बना रहे हैं ताकि हम मिसाइल थ्रेट्स जो आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हमारे हैं, जैसे मान लो अभी आप रिफाइनरी को देख लो जो रिलायंस की है जामनगर में, पाकिस्तान ने उसको धमकी दी थी हम इसको उड़ा देंगे ताकि तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। तो ऐसे एसेट्स को भी हमें बचाना पड़ेगा, ना सिर्फ हम मेजर सिटीज की बात करें तो इसलिए इसके ऊपर काम करना, और डीआरडीओ का सफल परीक्षण दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरी चीज, नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। ये डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है? ये एक ऐसी एंटी शिप मिसाइल है जो सामने वाले के शिप्स को तबाह कर सकती है, बहुत प्रिसाइज है और इससे इंडियन आर्मी की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो पहली बात जो हमने अभी तक देखा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या होता है? एक लेयर्ड मिसाइल शील्ड है जो डिटेक्ट करती है, ट्रैक करती है, इंटरसेप्ट करती है, जो हम इस इमेज से देख सकते हैं कि पहले आपने डिटेक्ट किया, फिर ट्रैक किया, फिर इंटरसेप्ट किया और फिर आपने अपनी मिसाइल मार के इसको हवा में उड़ा दिया। तो वो मिसाइल कभी भी आपके एरिया में एंटर करने से पहले ही बाहर उड़ा दी जाएगी। ये खास बात किसकी है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो इंडिया ने डेवलप किया है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ जानते हैं, जहां बात हो रही है व्हेल ग्रेवयार्ड की। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह, कब्रिस्तान, और व्हेल का मतलब को पता ही, मछली। तो साइंटिस्टों ने पता किया है कि एक बहुत बड़ा व्हेल ग्रेवयार्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा ओल्डेस्ट है, वो है डायमांटिया जोन, जो सदर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहां पर। तो व्हेल ग्रेवयार्ड ये क्या होता है? देखिए, व्हेल एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल जहां पर बहुत भारी संख्या में व्हेलों की अगर मौत होगी तो उस एरिया में बहुत सारे व्हेल्स के अवशेष पड़े होंगे, हड्डियां, मांस, टुकड़े, ये सब। और इसकी वजह से वहां पर कई और जीव उसको खा के अपना जीवन यापन करेंगे, फिर उनको खाने वाले और जीव आएंगे। इस तरह से आपके पास एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कई सारे वेल्स के रिमेन होते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर वेल के अवशेष जो समुद्र में अंदर डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं ओशन फ्लोर के आसपास, और यहां पर इसके ऊपर निर्भर एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। फिर उसके ऊपर निर्भर एक और इकोसिस्टम बन जाएगा। सो इट विल क्रिएट अ मल्टी लेयर, जिसे हम कहते हैं व्हेल ग्रेवयार्ड। तो ये नया फिनोमेना नहीं है। अगर आप लैंड पे देखो तो एलिफेंट ग्रेवयार्ड के बारे में कहा जाता है। जो बड़े मैमल्स होते हैं उनके रिमेन्स के ऊपर डिपेंडेंट कई चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपको एक नया इकोसिस्टम डेवलप होते दिखता है, वो है व्हेल ग्रेवयार्ड की बात। ये देखा गया है जहां 500 से ज्यादा व्हेल स्केलेटन फॉसिल साइट्स मिले हैं, और इसकी खास बात ये अराउंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास का इलाका है ये। तो इसका मतलब ये है कि इस स्तर पे व्हेल के अवशेषों से काफी ज्यादा आपके पास बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो सकती है, क्योंकि यहाँ जेलीफिश आ गई, ब्रिटल स्टार आ गए, बोन ईटिंग वॉर्म्स आ गए जो कि हड्डियों पर जीवित हैं, कई जो बीक व्हेल्स जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके भी इनको रिमेन्स मिले।
तो जहां वेल के रिमेन्स भी होते हैं बड़े वेल्स के, तो वहां पर उसके ऊपर निर्भर जानवरों का या निर्भर इकोसिस्टम का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ जाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, जहां इंडिया की रैंक बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी है। इंडिया को 127th पोजीशन दी गई अराउंड 163 कंट्रीज में अंडर ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब आपको ध्यान ये देना है, पहली बात तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में किन पैरामीटर्स को नापा जाता है और क्यों इंडिया की रैंक डिक्लाइन हो रही है। और ग्लोबली भी देखा गया है कि दुनिया में पीसफुलनेस कम हो गई है। अब आपको पता ही है पीसफुलनेस कम क्यों होगी। अमेरिका ने भाई यहाँ पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, अमेरिका ने इजराइल पर बमबारी कर ली, इंडिया पाकिस्तान तो पिछले साल के आसपास इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस भी हाई हैं। फिर इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, सीरिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो पूरे इलाके में दिक्कतें भरी हुई है। म्यांमार जैसे इलाके में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दिक्कतें तो कई सारी हैं। पर इन सब के बीच में अगर आपसे पूछा जाए टॉप 3 पीसफुल कंट्रीज, तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। सबसे बुरी स्थिति में कौन है? रशिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया, सूडान, वहां दंगे होते रहते हैं, और डीआरसी जहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कॉपर है, कोबाल्ट है, उसके बाद भी वहां जमकर जो इंस्टेबिलिटी की वजह से हिंसा होती रहती है। रीजन की बात करें तो साउथ एशिया सबसे लोएस्ट पीस लेवल पर है हाल के समय में, क्योंकि काफी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हुए हैं। साउथ एशिया में एक भूटान और एक श्रीलंका, 2 ऐसे देश हैं थोड़ी ठीक स्थिति में है। भूटान यहाँ की सबसे पीसफुल कंट्री है, पर इंडिया की रैंक गिरती जा रही है, 127th पर है, क्योंकि हाल में ही और सिक्योरिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। चाइना 118th पे है, पाकिस्तान 152nd पे है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन बनाता है? तो पहली बात, ये एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये रिलीज करता है, सिडनी बेस्ड एक थिंक टैंक है, इसका 20th एडिशन है ये। तो ये दिखाता है कि दुनिया में कितनी पीसफुलनेस है। ये चीजों को नापते हैं कुछ पैरामीटर्स पे, जो 23 पैरामीटर्स होते हैं, इनको इन्होंने डिवाइड किया 3 सेक्टर्स में। एक सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोसाइटी में कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का लेवल कितना है, क्या कोई युद्ध या कोई प्रॉब्लम चल रही है। कितने आपके मिलिट्री के एक्सपेंडिचर हैं, कितने आपके पर्सनल गलियों में सड़कों पर हैं, जिसका मतलब दिखे कि आपकी सोसाइटी में कितना मिलिटराइजेशन हुआ है। इन चीज़ों को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स की कहानी। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी आई है? 127th। ठीक है, और टॉप पर कौन है? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऐसे देश। तो ये हालांकि उतना रेलेवेंट तो नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि इससे बहुत से इंडेक्स आते हैं, पर ध्यान रखिएगा कहाँ से पब्लिश हुआ। सिडनी बेस्ड एक थिंक टैंक है, उसने इसको पब्लिश किया है। अगला आर्टिकल है वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? ऐसी चीज है कि कोई मक्खी आगे इस पेड़ पर बैठेगी, इसका फिर दरवाजा बंद होगा, उस मक्खी को ये खा जाएगा। तो इसे कहते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। एक कार्निवोरस प्लांट है ये, जो कि कैप्चर करता है उसको, फिर डाइजेस्ट भी कर जाता है। तो सवाल ये कि कैसे इसका ट्रैप ये बंद होता है और कहाँ से आता है ये, तो इसको पहले समझेंगे। तो असल में वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये कई एरियाज में मिलता है आज के टाइम में, लेकिन मेनली जो अटलांटिक का कोस्टल इलाका है, यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास वाला, कैरोलिना का, वहां पर ये ग्रो नेचुरली करता था। जहां पर एसिडिक जमीनें होती हैं, वेटलैंड होते हैं, जहां सैंडी सॉइल है, जहां पर न्यूट्रिएंट नहीं है, वहां पर ये ग्रो करता है। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, इसके पास एक स्प्रिंग सा होता है, ये देख रहे हैं दोनों स्प्रिंग्स हैं, ये बंद हो जाएंगे, बीच में जो गया वो टाटा बाय बाय। सो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। ट्रैप क्लोजर जो होता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके आसपास की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो तुरंत से सॉफ्ट हो जाती है। लीफ के आउटर लेयर में एपिडर्मल जो लेयर होती है, हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं, एपिडर्मल लेयर, वो उसकी वजह से, और प्लांट तुरंत 0.1 सेकंड में बंद हो जाता है। और प्लांट किंगडम का सबसे तेज प्लांट इसे कहा जाता है। तो इससे होता ही है कि उस इंसेक्ट को ये खा गया, तो उससे इसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस एसिडिक न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में रह सकता है, जहाँ नाइट्रोजन भी नहीं है वहां भी रह सकता है, क्योंकि उस जिस स्प्रे को इसने पकड़ा उससे जो एंजाइम्स निकले उसके न्यूट्रिएंट्स को सोख लेगा, बाद में फिर खुल जाएगा, फिर कोई अगर इंसेक्ट घुसेगा तो फिर ये अपना गेट बंद कर लेगा, तो फिर उसके भी सारे न्यूट्रिएंट्स इस पौधे को मिल जाते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो डायनिया मस्किप्यूला, या फिर इसे कहते हैं हम कि सेंड्यू फैमिली से आता है, ये ड्रॉसेराकाई से आता है इसका जो ऑफिशियल फैमिली है। तो इंपॉर्टेंट ये कैसा प्लांट है ये? इट्स अ कार्निवोरस एनिमल प्लांट, यानी इन जानवरों को खाने वाला एक पौधा। नॉर्मली पौधा प्लांट जानवर खाते हैं, ये प्लांट ही जानवर खाता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है, जिसके ऊपर बैठते हैं, फिर ये अपना ट्रैप बंद कर लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज के साथ कि इंडिया में कैसे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया हैज रिकॉर्डेड 1.77 लाख रोड एक्सीडेंट्स इन 2024। हर रोज 485 फैटेलिटीज होती है इंडिया के रोड्स पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डेटा है। इसमें अब देखिए कोर डेटा है, इसका इस्तेमाल आप यूज बेसिकली कर सकते हैं अपने एसेज में,
गवर्नेंस में जो टॉपिक्स आते हैं या आप इकॉनमी वाले टॉपिक्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये पता लगा है कि लगातार रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं और इसमें लगभग 1.77 लाख लोगों की जान गई है, 4.71 लाख की इंजरी हुई है। इंक्रीज कितनी हुई है? बाय 1.5%। फर्टिलिटीज बाय 2.5%। ये जो नंबर है ये लगातार दिखा रहा है कितने कंसर्न्स हमारे देश में बने हुए हैं। क्या वजह है इसकी? इसके पीछे वजह देखी गई सबसे पहले ओवर स्पीडिंग और रेकलेस ड्राइविंग। लोग स्पीड से ज़्यादा चलते हैं जिसकी वजह से 70% रोड एक्सीडेंट होते हैं। कई जगह लोग मोटरसाइकिल्स पे हेलमेट्स नहीं पहनते, गाड़ियों में सीट बेल्ट्स नहीं लगाते, उसकी वजह से 68,000 डेथ्स हुई हैं। अगर लोगों ने सीट बेल्ट्स लगाए होते, हेलमेट्स पहने होते, तो हम 68-70,000 लोगों को नॉर्मली बचा सकते थे। वो दिखाता है कि बेसिक सेफ्टी नॉर्म अगर हम फॉलो करें तो कितने लोगों की जान बच सकती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है जहां भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वहां तो बिना वैलिड लाइसेंस के कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, किसी के पास लर्नर लाइसेंस है वो गाड़ी चला रहा है, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है। तो बेसिक सिविक सेंस और आपके पास सेफ्टी सेंस ना होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसी कारणवश बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन चीज़ों को सुधारो, जहां बिहेवियरल कारण जो है उसको सुधारो। यानी एक तो आपके पास बिहेवियरल रीजंस है, यानी लोग बेसिकली रूल्स का पालन नहीं कर रहे। दूसरा, आपके पास लॉ इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि कैसे भाई जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कैसे रोड पे गाड़ी चला रहा है। और बेसिकली ये कारण है दोनों, सिविक सेंस की कमी आपके देश में वो तो है ही है। फिर आपके जो रोड्स हैं उनमें भी एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है। रोड इंजीनियरिंग ऐसी खराब की गई है, कई जगह पे पॉट होल्स हैं, कई जगह पर वो उसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा है कि आपको पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या फिर अचानक से कोई हाईवे पर हो, आप एक जगह कोई उसमें एक रोड मिल गया, उससे कोई गाड़ी आ गई, वो दिक्कतें हैं। फिर कई जगह पुरानी गाड़ियां चलती रहती है जो अनफिट है, जिसमें पीछे दिखता नहीं कुछ, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 लेयर्स पे दिक्कतें आती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या शुरू किया? एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की कि 1.5 लाख तक जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उनको 7 दिनों में पहले एक्सीडेंट के बाद सहायता दी जाएगी। फिर पीएम राहत शुरू किया गया, जिसके अंदर जो लोग हिट एंड रन, जिनको मार के लोग भाग जाते हैं, ऐसे लोग हैं तो उनको 2 लाख तक की राहत दी जाती है और 1.5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल कवरेज एक्सीडेंट विक्टिम्स को दिया जाता है। तो ये इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, पीएम राहत और कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। इसके अलावा राहवीर स्कीम लॉन्च करी गई, क्योंकि नॉर्मली होता था ना, पहले किसी के सामने कोई एक्सीडेंट करता था तो कोई उस हॉस्पिटल ले नहीं जाता था, कहीं हम पर ही केस ना हो जाए। तो अब राहवीर स्कीम है जो इस चीज़ में लोगों को लीगल प्रोटेक्शन और रिवॉर्ड्स देती है 25,000 तक। अगर आप अच्छा बर्ताव करते हुए किसी रोड एक्सीडेंट को हॉस्पिटल तक ले गए, आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। भारत एनकैप को पे जोर दिया गया है कि भारत में गाड़ियों की रेटिंग्स अच्छी हो, ताकि गाड़ियों की स्टैंडर्ड्स फॉलो हों। रोड्स मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स हो गए, एबीएस हो गया, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इन जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है गाड़ियों में, जिससे कि गाड़ियाँ स्टेबल रहें। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो जो पैसेंजर्स है उनको नुकसान ना हो। पर ये सब होने के बाद भी अगर आप सीट बेल्ट ही नहीं पहनेंगे तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। देन आपने ई चालान इंटीग्रेशन किया ताकि तुरंत जो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उनको तभी के तभी आप उनके चालान काट सको, एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग तुरंत हो सके, मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके। तो हमने अब कोशिश की है 4 फ्रेमवर्क्स पर, 4 E's। एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करेंगे, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस देंगे। इंजीनियरिंग, ताकि रोड में पॉट होल्स कम हो, रोड में ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो, रोड कर्व ना करते हो ज़्यादा, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़े। जो इसके बाद भी एक्सीडेंट हो रहा है तो आप एनफोर्समेंट करेंगे ताकि पुरानी गाड़ियां जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो सड़क पे ना उतर पाएं। ऐसी चीज़ों को आप रोकेंगे और आखिरकार आप इमरजेंसी केयर पे काम करेंगे, जैसे आपने राहत की बात करी, राहवीर की बात करी, जिससे कोई अगर एक्सीडेंट का शिकार होता है तो तुरंत उसको सेफ्टी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। इन सभी चीज़ों पर काम करने की कोशिश की जाएगी ताकि हम काउंटर कर सकें हमारे देश में जो बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स हैं। उन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। 4E फ्रेमवर्क याद रखना है, राहवीर याद रखनी है, राहत याद रखना है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम याद रखनी है, और नंबर घटने के बजाय भारत में एक्सीडेंट्स के बढ़े हैं याद रखना है कि हर रोज़ आज जब हम बात कर रहे हैं तो अराउंड 485 लोग आज मारे जाएंगे बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। और लीडिंग कॉज क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है। 70,000 तो लगभग इसी में ही मारे जाएंगे हेलमेट और सीट बेल्ट ना की वजह से। अब चलिए इसके बाद आते हैं एक आर्टिकल की तरफ जो है पीएम कुश या कुशा जिसे हम कहें। तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट कुश भारत की सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये क्या है प्रोजेक्ट कुश? ये असल में सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि हमें कोई भी एरियल थ्रेट, अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं उससे बचाएगा। और आपने देखा हाल के समय में कि आपके पास जो छोटे मोटे ड्रोन्स होते हैं उससे अटैक किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुश, जो हमारा प्रोजेक्ट कुश है, इसके अंदर
लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी तो होगी, यानी इसमें 3 इंटरसेप्टर लगे होंगे 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की रेंज में। तो अगर कोई ड्रोन फ्रोन से भी आ रहा है तो भी आप बचा पाओगे, बड़े मिसाइल से भी बचा पाओगे, लॉन्ग रेंज में भी बचा पाओगे। तो ये कई तरह के थ्रेट हैं, जैसे आपके पास एयरक्राफ्ट अटैक्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, उन सब से बचाने का काम करेगा। सो इट्स अ मल्टी लेयर सिस्टम जहां हर तरह के थ्रेट को आप रोकने का प्रयास कर रहे हो। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसमें आपने इंटीग्रेट किया किन चीजों को, कि आप लॉन्ग रेंज, मिडिल रेंज और लो रेंज, तीनों रेंज में जो आपके पास थ्रेट है उनको आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। इसमें डिटेक्शन, ट्रैकिंग और हॉस्टाइल एरियल टारगेट्स को आप एक ही टाइम में पकड़ के उनको आप निष्क्रिय कर पाओगे। इसके लिए आपने क्या किया है, इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम को डेवलप करने की बात करी, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत और खर्च किया है। प्रोजेक्ट कुछ अगर कंप्लीट होता है तो इस चीज़ की नेशनल सिक्योरिटी को फायदा होगा। आपकी जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो बॉर्डर के पास है, मान लो वहाँ आपको ड्रोन से खतरा है तो आपने वहाँ पे अप्लाई किया। कैपिटल में अगर आप हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात करो या किसी मॉन्यूमेंट की बात करो, तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल से भी खतरा है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपके वहाँ पर ये आपका काम करेगा। और 2028 से लेकर 30 के बीच में, अगले 2-3 सालों के अंदर ये इंडिया के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा अंडर मिशन सुदर्शन चक्र। अभी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है मेजरली डिपेंड करता है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वहाँ S-400, और हमारा एक मिड रेंज में आकाश को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये और बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है अंदर प्रोजेक्ट कुश। तो किससे जुड़ा हुआ है ये ध्यान आप रखिएगा। तो मिशन सॉल्यूशन चक्र क्या है, 15 अगस्त 2025 को आया था कि हम अपना खुद का डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जिससे हम अपने रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर पाए। तो बाय 2035 ये हम करने वाले हैं। अब पॉइंट आता है इस टॉपिक के ऊपर, कौन से पैथोजन से मिसाइल्स फैलता है, क्या है कि बैक्टीरियम है, हाँ या नहीं, ये बताइए मुझे, ट्रू या फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या मिसाइल्स जिसकी वजह से फैलता है वो एक बैक्टीरिया है या कोई और है? हाउ इज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्राइमली डिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट, इज इट अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम? ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। साइंटिफिक नेम ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप एंड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज यूट्रिकुलेरिया वल्गैरिस। प्रोजेक्ट कुश एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें बताइए क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन आपने देखे, आई होप आपने इसका सही आंसर देखा होगा। आप जरा आंसर देखिए। पहला गलत है क्योंकि ये वायरस है, दूसरा भी गलत है क्योंकि ये अर्ली वार्निंग सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। सैटेलाइट से चलता है क्या, ये तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ग्लोबल पीस इंडेक्स बिल्कुल, और वीनस फ्लाईट्रैप का नाम भी गलत है, और प्रोजेक्ट कुश जो है ऑब्वियसली इन चीजों पर काम करेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। आपके साथ जल्दी फिर से ऋषभ सर जुड़ेंगे आगे की डिस्कशन लेके। आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी एट parasja123। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।